तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम मेडिकोज यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं प्रेजेंट में रिपर्टरी पढ़ा रहा हूँ। रिपर्टरी में मैं अभी तक जो है रिपर्टरी क्या होती है ना, नीड ऑफ रिपर्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, लिमिटेशंस, है ना, ये सारी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो जिस किसी ने है ना पिछले लेक्चर्स नहीं किया तो लेक्चर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक लेकिन हमारा होने वाला है वो है रिपर्टराइजेशन। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपर्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है। पहली चीज तो हम लोगों को ये मालूम होनी चाहिए कि हाँ, ये जो भाई हमने अभी तक ये पढ़ लिया था कि हाँ रिपर्टरी होती क्या है। अब रिपर्टराइजेशन जो होता है वो प्रोसेस है। ठीक है। तो रिपर्टराइजेशन क्या है? रिपर्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ सिमिलर मेडिसिन करते हैं। ठीक है। तो रिपर्टराइजेशन क्या है? रिपर्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल एलिमिनेशन करते हैं। किसका एलिमिनेशन करते हैं? सिमिलर मेडिसिन का। देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ कि सीन क्या रहता है। जब हम लोग पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं तो केस टेकिंग में क्या होता है कि हम लोगों को है ना ढेर ढेर सारे सिम्टम्स मिलते हैं। और उन ढेर सारे सिम्टम्स में से जो है हम लोग है ना कुछ सिम्टम्स जो होते हैं, कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हम लोग है ना निकालते हैं एंड उसकी हम लोग बनाते हैं टोटालिटी। ठीक है। अब उस टोटालिटी के बेसिस पे जब हम लोग है ना देखते हैं तो भाई सीन ये होता है कि भाई कई सारे, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक सिम्टम्स जो है उसकी एक ही मेडिसिन हो। हम लोगों को क्या रहता है, मान लो हमने 10 सिम्टम है ना चूज किए वहां पे फाइनल टोटालिटी में, 10 सिम्टम की हमने टोटालिटी बनाई। अब उस 10 सिम्टम के ऊपर हम लोगों को मान लेते हैं कि 15 मेडिसिन जो है मिल रही हैं। ठीक है, 15 नहीं मिल रही हैं तो 10 सिम्टम्स के ऊपर मान लेते हैं हमको 6 मेडिसिन मिल रही हैं। ठीक है। जो कि है ना उन सिम्टम्स को जो है कवर करती हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज यही है। अब लेकिन ये चीज है कि भाई हम लोगों को तो सिमिलम देनी है और सिमिलम एक ही होती है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उसको जो है एक एक करके है ना लॉजिकली वहां पे एलिमिनेट करेंगे। बाकी की जो एक्स्ट्रा मेडिसिन है उनको एक एक करके लॉजिकली वहां पे एलिमिनेट करेंगे ताकि हम लोग एक सिमिलम की तरफ पहुंच पाए, एक सिंगल सेल सिमिलम तक पहुंच पाए। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिपर्टराइजेशन। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है। तो वही आगे चीज दी हुई है कि इट स्टार्ट विद ब्रॉड चॉइस। ठीक है। यानी इट स्टार्ट विद ब्रॉड चॉइस यानी कि पहले हम लोगों को क्या रहता है, कई सारी मेडिसिन होती है हमारे पास, फिर ठीक है फिर उन कई सारी मेडिसिन को ग्रेजुअली नैरो डाउन कर लेते हैं, है ना, और फाइनली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिलती है। ठीक है। तो वही चीज होता है, फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिलती है, फिर हम लोग उसको फर्दर रिपर्टराइज करते हैं देन फिर हम लोगों को एक सिंगल सिमिलम मिल जाती है। ठीक है। सो द सिलेक्शन ऑफ सिमिलम बिकम इजियर एंड प्रिस्क्राइब विद और विदाउट द हेल्प ऑफ मटेरियल मेडिका। वही जो चीज मैंने आपको बताई थी वही चीज है ना इसमें यहाँ पे बता रखी है कि वही एक बड़े से ग्रुप से हम लोग है ना रिपर्टराइज करके, है ना, जो है भाई अपनी सिमिलम निकालते हैं और फिर जो है हम उससे प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, विदाउट द हेल्प ऑफ मटेरियल मेडिका। एज सिंपल इज दैट। ठीक है। अब हम बात करते हैं एम ऑफ रिपर्टरी का। ठीक है, कि जो है एक पॉइंट है अब इसमें, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं कि एम ऑफ रिपर्टरी क्या होता है। एम ऑफ रिपर्टरी जो है वो कभी भी ये नहीं था कि भाई जो है कि वो मटेरिया मेडिका को रिप्लेस कर दे। देखो जैसे कि अब ये लाइन क्यों आई मैं इसका भी थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि हमने ये जो रिपर्टरी की डेफिनेशन पढ़ी, है ना, इस डेफिनेशन के अंदर जब आप रुक जाओ मैं दूसरे कलर का यूज करता हूँ। ठीक है। डेफिनेशन के अंदर आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा होगा, विदाउट द हेल्प ऑफ मटेरिया मेडिका, है ना। अब इस पॉइंट को अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल पढ़ें कि विदाउट हेल्प ऑफ मटेरिया मेडिका जब हम लोग प्रिस्क्राइब कर ले रहे हैं, विदाउट मटेरिया मेडिका जब हम लोग प्रिस्क्राइब कर ले रहे हैं, तो फिर भाई हमको रिपर्टरी की जरूरत है ही क्यों? हम क्यों ही रिपर सॉरी मटेरिया की जरूरत है ही क्यों? मटेरिया को छोड़ते हैं, एक काम करते हैं रिपर्टरी को ही पकड़ते हैं और रिपर्टरी से ही है ना भाई अपना काम चलाते हैं, बिंदास रहते हैं। तो नहीं, रिपर्टरी का कभी भी एम जो था वो मटेरिया को रिप्लेस करना नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, रिपर्टरी कभी भी है ना मटेरिया को रिप्लेस कर भी नहीं सकती। याद रखिए हमने है ना जब हमने पिछले से पिछले लेक्चर में हमने लिमिटेशंस ऑफ रिपर्टरी पढ़ा था, तो वहां पे एक लास्ट पॉइंट ये था कि जो रिपर्टरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है मटेरिया के या ऑर्गेनन के या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के। यानी कि जो है ऐसा नहीं है कि भाई कि मतलब अगर हमारे पास रिपर्टरी है तो हमें मटेरिया की कोई जरूरत नहीं है, या रिपर्टरी से ही अगर हम लोग है ना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं तो फिर हम लोगों को ऑर्गेनन पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधे रिपर्टरी से प्रिस्क्राइब करते हैं ना, ऐसा भी नहीं है। या ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ें, है ना।
छोड़ो यार, जब हम सीधे रिपर्टरी से ही पढ़ सकते हैं, मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। सिंपल सी चीज यही चीज है। अब क्यों नहीं है, देखो अब मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को भी बता देता हूँ। एक्चुअल में देखो ये चीज है कि कल भी मेरे से एक स्टूडेंट ने सेम क्वेश्चन किया था एक्चुअल में, कि जो बस मटेरिया और मतलब है ना रिपर्टरी का क्या कनेक्शन है, मतलब वहां पे है ना, मटेरिया और ऑर्गेनन का क्या कनेक्शन है वहां पे। ठीक है, तो देखो रिपर्टरी जैसे कि हम जानते हैं मटेरिया की नॉलेज से ही बनी है, ठीक है, जो सिम्टम्स वगैरह का कलेक्शन है उसी से रिपर्टरी बनी है। ठीक है, उन्हीं को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके। लेकिन ऑर्गेनन का क्या रोल है? ठीक है, ऑर्गेनन का रोल ये है कि भाई रिपर्टरी तो क्या है, एक टूल है। ऑर्गेनन से उससे सिर्फ हम लोग है ना मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं बस। अब उसको कैसे देना है, किस तरीके से देना है, कैसे मतलब हम लोगों को पूरा केस हैंडल करना है, वो सारी जो चीजें है ना वो सब तो ऑर्गेनन में है। रिपर्टरी तो सिर्फ टूल है, बस सिंपल सी चीज है ये। और जो उस टूल को कैसे यूज करना है अच्छी तरीके से ताकि हम चीजों को मैनेज कर पाए, वो सब तो ऑर्गेनन में है। तो यही सारी चीजें। एक और चीज, रिपर्टरी जो है कभी भी, ये भी पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिपर्टरी जो है ना वो मतलब ऐसा नहीं, देखो रिपर्टरी फाइनल कोर्ट नहीं है, ये भी हमने पढ़ा था कि रिपर्टरी जो है वो फाइनल कोर्ट नहीं है ना। फाइनल कोर्ट क्या है हमारा, मटेरिया मेडिका, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई रिपर्टरी में हमने मेडिसिन देख ली और उसमें ये आ गई तो बस यही है ना, इसके आगे मतलब है ही नहीं, अंतिम, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है कि रिपर्टरी में भी है ना सेम मेडिसिन पे जो है मतलब कॉमन आके फंस जाता है, उसमें हमारी नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका काम आती है फाइनल सिलेक्शन में, है ना। ये जो मैं कह रहा हूँ ना ये वाली, अभी थोड़ा आगे हम पॉइंट इसको और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज है। तो वही इसमें आगे पॉइंट है कि रिपर्टरी एंड मटेरिया मेडिका बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो रिपर्टरी है और मटेरिया मेडिका है ना, ये दोनों ही जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरा एक का कोई मतलब, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट है। मतलब मटेरिया है तो रिपर्टरी है, रिपर्टरी है तो भाई है ना वहाँ पे मटेरिया का भी यूज है। सिंपल सी चीज है ये, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इतना तो था, थोड़ा सा हमने रिपर्टराइजेशन या ना इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम लोगों को पढ़ना था, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब हम लोग है ना वहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जो कि है हमारा स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, यानी कि रिपर्टराइजेशन जो है ना उसमें किस किस तरीके से हम लोग है ना रिपर्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो रिपर्टराइजेशन में जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हमारा केस टेकिंग। यानी कि सबसे पहले देखिए आपके पास पेशेंट आता है, तो पेशेंट आने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना उसकी केस टेकिंग करते हैं। अगर हमारे पास हमने केस टेकिंग नहीं की है, पेशेंट की डिटेल्स नहीं है, तो फिर हम लोग है ना रिपर्टराइजेशन कैसे ही कर पाएंगे, सिंपल ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है रिपर्टराइजेशन का, कि केस टेकिंग, यानी कि आपको केस टेकिंग करनी है। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा स्टेप। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जितना भी केस टेकिंग के अंदर हमारे पास जितने भी है ना सिम्टम्स आए हैं, उन सारे सिम्टम्स को हमने क्या किया कि रिकॉर्ड किया, यानी कि हमने उनको लिखा। देन फिर क्या किया कि हमने उन जो भी सिम्टम्स थे हमने उनको इंटरप्रेट किया। ठीक है, इंटरप्रेट इस तरीके से किया कि हाँ भाई ये किस तरीके का सिम्टम है, मेंटल है, जनरल है, एक्सरसाइज है, मतलब वो सारी चीजें मतलब है ना उसका रिकॉर्ड किया, एंड देन फिर है ना उसको इंटरप्रेट किया कि हाँ जो पेशेंट बता रहा है वो एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप हमारा क्या था फिर, तीसरा स्टेप था हमारा क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम। ठीक है, हमने सिम्टम्स को लिख लिया। ठीक है, अब क्या था कि लिखने के बाद जो है हमने फिर सिम्टम्स को क्लासिफाई किया, है ना, और उनका इवेल्युएशन किया। क्लासिफाई किसमें, कि भाई आपने सिम्टोमेटोलॉजी तो पढ़ी होगी, इतना तो मैं समझता हूँ कि है ना आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी सिम्टोमेटोलॉजी क्या होती है। तो सिम्टोमेटोलॉजी में हम लोग है ना सिम्टम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, मेंटल्स है ना, फिजिकल पार्टिकुलर्स है ना, फिर उसमें भी है ना मतलब और उसके आगे कि भाई हाँ इसमें जो है इवेल्युएशन, कि हाँ भाई ये हायर ग्रेड, इसका ये ग्रेड इतना है, ये ग्रेड इतना, इस टाइप से मतलब। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किया एंड देन फिर है ना इवेल्युएशन किया। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद जो है हमारा फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि देखो अभी तक क्या था, थर्ड स्टेप तक कि हाँ भाई पेशेंट आया, पेशेंट ने अपनी सारी चीजें बताई, आपने जो है भाई वहां पे लिखते ही चले गए। ठीक है, फोर्थ स्टेप आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब इस फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपको जो है भाई, आपने अभी तक जितना भी सुना, पेशेंट ने जितना बनाया आपने सुना, जो भी आपने जो भी लिखा, अब इसके बाद आप उससे क्या समझे हैं, है ना, क्या समझे हैं कि भाई पेशेंट को दिक्कत क्या है क्या नहीं है,
तो वो भी जो है फिर अब आपको खुद को भी समझना है और पेशेंट को भी बताना है, ठीक है। सिंपल सी चीज वही है ना कि भाई पेशेंट भी ये चाहता है कि भैया ना उसको को जो डॉक्टर साहब बताएं कि भाई है ना कि हाँ देखो जो है आपको ये आपने ये बता दिया, आपके साथ ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ऐसी चीज है ना। तो पेशेंट को भी है ना उसमें सही लगता है। कई बार तो क्या होता है कि भाई मान लो आपके पास पेशेंट आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब कोई मैं इससे आपके पास आया हूं जब से, इससे पहले कोई डॉक्टर मेरी बीमारी नहीं पकड़ पाया, आप ही ऐसे हो जो समझ पा रहे हो, है ना। आपने जिस को पूछो बताया कि हाँ आपको ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है या ऐसी ऐसी दिक्कत होती होगी, तो हाँ हाँ डॉक्टर साहब सही करें, आप ही पकड़ पाए, आपसे पहले तो कोई पकड़ ही नहीं पाया था मेरी बीमारी, है ना। इस टाइप में तो वो आ जाता है हमारा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में, ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या होता है? फिफ्थ स्टेप होता है हमारा इरेक्टिंग टोटालिटी, यानी कि केस सिंथेसिस। यानी कि जितना भी सिम्टम, बहुत सारा हमें सिम्टम मिला, अब उसमें से जो है भाई हम लोग अपनी टोटालिटी बनाएंगे, यानी कि केस सिंथेसिस करेंगे उससे, है ना। सिंपल चीज वही है। टोटालिटी बनाना क्या होता है? मैं इतना तो समझता हूँ ये बेसिक सी चीज है जो कि आपने पढ़ी होगी ऑर्गेनाइज में, ठीक है। देन फिर हमारा आ जाता है सिक्स स्टेप। सिक्स स्टेप में, वेट फॉर सेकंड, पेन नहीं चला, हाँ सिक्स स्टेप हमारा क्या। अब इतना सब करने के बाद टोटालिटी वगैरह भी बना ली, ठीक है। अब क्या करें? अब है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी। यानी ऐसा नहीं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भाई ऐसा नहीं होता कि भैया ना कि आप किसी भी सिचुएशन के लिए कोई भी रिपर्टरी यूज कर लेंगे, ठीक है। कि भाई बगल में पड़ी थी तो मैंने कैंट उठा ली, बगल में पड़ी थी तो बीटीपी भी उठा ली, बगल में पड़ी थी तो बीसीआर उठा ली, या फाटक उठा ली, या फिर है ना कोई और सी उठा ली, इस टाइप में। डिफरेंट डिफरेंट केस सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हम लोग है ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपर्टरीज का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो जो है आपका केस है उसमें मेंटल जनरल ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप केंट की रिपर्टरी यूज करेंगे। अगर आपको जो है आपके केस में पर्टिकुलर सिम्टम्स है ना ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप बीटीपीबी का यूज करेंगे, है ना। अगर आपको पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है ना ज्यादा मिल रहे हैं, तो फिर जो है भाई आप बीसीआर का या बीबीसीआर का यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये था हमारा सिक्स स्टेप, यानी कि अब आपने जो है रिपर्टरी अभी सिलेक्शन कर दिया कि भाई मेरे को कौन सी रिपर्टरी यूज करनी है। अब रिपर्टरी के सिलेक्शन के बाद जो है, अब हम लोग है ना क्या करेंगे, अब रिपर्टरी के सिलेक्शन के बाद हमने क्या किया कि जो हमारी टोटालिटी थी ना उसमें से हमने मतलब है ना वहां पे भाई अपने रूब्रिक्स बनाए, और फिर है ना वहां पे फिर है ना रिपर्टरी में चेक किए। रिपर्टरी में चेक करने के बाद जो है हमने फिर भाई उसमें से बनाया रिपर्टोरियल रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बनाया? उसके बाद हमने बनाया रिपर्टोरियल रिजल्ट। अब रिपर्टोरियल रिजल्ट क्या होता है और इसमें कैसी चीज होती है वो हम आगे बात करेंगे, जब मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ में, ठीक है। तो सिंपल सी चीज ये है। जब फिर रिपर्टोरियल रिजल्ट हमने बना लिया, देन फिर जो क्या है हमारा आ जाता है एट्थ स्टेप, ठीक है। वो क्या है हमारा? एनालिसिस ऑफ रिपर्टोरियल रिजल्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन। रिपर्टोरियल रिजल्ट बन गया, यानी कि हमने ये फाइनल डिसाइड कर लिया कि ठीक है कि इस मेडिसिन को इतने मार्क्स मिल रहे हैं, इतने मेडिसिन को इतने मार्क्स मिल रहे हैं, इस मेडिसिन को इतने मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब फिर फाइनल हमने एक बार देख लिया, अब उसका एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई अच्छा ये इसको इसको इतने मार्क्स मिल रहे हैं, इसको ज्यादा मिल रहे हैं, इसको अच्छा इसको ज्यादा मिल रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यानी कि ये वाली से मिनिमम है, अब मैं इसको प्रिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज वो हम एट स्टेप में ये करेंगे। अब ये जो मैंने अभी बात बोली है मार्क्स वाली बात, कुछ लोगों को हो सकता है अभी ना समझ में आए। आगे हम लोग है ना इस चीज को समझेंगे कि मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। नंबर, ज्यादा नंबर कम नंबर, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ रिपर्टरी में, कि ये रिपर्टरी में मार्क्स कहाँ से घुसाई, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा ब्रॉडर वे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो हमारा था वो था हमारा पहला स्टेप दो, जो कि था हमारा केस टेकिंग। देखो, केस टेकिंग सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसकी केस टेकिंग की। केस टेकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? केस टेकिंग के अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो केस टेकिंग का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है इंडिविजुअलाइजेशन या डायग्नोसिस करना, ठीक है। तो केस टेकिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई हमें पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है, पहला। दूसरी चीज क्या करना है कि उसकी जो भी दिक्कत है ना उसका डायग्नोसिस करना, ठीक है। सिंपल सी चीज ये होती है। ओके, अब केस टेकिंग में जो है भाई हम लोग है ना करते क्या है, ठीक है। पहली चीज केस टेकिंग में ये चीज है कि भाई कंप्लीट सिम्टम लेने चाहिए, ठीक है। पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए? कंप्लीट सिम्टम लेने चाहिए, ठीक है। यानी कि फिर जो है भाई प्रेजेंट, जिसमें जो है भाई प्रेजेंट कंप्लेन भी हो, चीफ कंप्लेन भी हो, है ना। मतलब है ना कंप्लीट सिम्टम का तो आपको बेसिक सा है मालूम ही होगा। कंप्लीट सिम्टम मतलब आपको PQRS वाले है ना सिम्टम लेने चाहिए, पहली चीज है ना। और कंप्लीट सिम्टम में एक और चीज है, उसमें जो है कंप्लीट सिम्टम कौन से होते हैं जिसमें लोकेशन,
सेंसेशन, है ना, मोडालिटीज, है ना, कॉन्कोमिटेंट्स, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, तो वो होते हैं कंप्लीट सिम्टम। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि भाई हमको कंप्लीट सिम्टम लेने हैं। दूसरी चीज ये भी होना चाहिए कि भाई हम PQRS भी है ना हम लोग है ना अच्छे से लें, ठीक है। और उसकी प्रेजेंट कंप्लेन, उसकी चीफ कंप्लेन जो है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन या हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेन, पास्ट हिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी केस टेकिंग के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या होना चाहिए भाई उसमें, अगर मान लो जो है हमें कोई प्रोबेबल कॉज मिल रहा है ना, प्रोबेबल कॉज मिल रहा है, कोई ड्यूरेशन मिल रही है या टाइम का, जैसे कि मान लो उसने बताया कि डॉक्टर साहब, आपने पूछा उससे पेशेंट से कि भाई आपको क्या लगता है कि आपको ये चीज क्यों हुई होगी, है ना। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब जो है मेरे को ये खांसी जो है ना, एक्चुअल में क्या था कि मैं कल ठंडी का टाइम था, मैं बाहर से आ रहा था, तो मैंने जो है ना आइसक्रीम खाने का मन हुआ, तो मैंने आइसक्रीम खा ली, है ना। अब उसके बाद से मेरे को लग रहा है उसी से ये खांसी हो गई या उसी से ही जुकाम हो गया ये। या ड्यूरेशन, कि डॉक्टर साहब जो है कि मतलब इतना इतना टाइम, मतलब है ना इतने इतने टाइम से है भाई, है ना, मेरे को ये दिक्कत, है ना, इस तरीके से मतलब टाइम ड्यूरेशन। ये तो बेसिक सी चीजें आपने केसिंग में पढ़ी होगी, तो मैं ज्यादा इसमें ज्यादा टाइम नहीं देता। और वही सारी चीजें कि भाई उसमें जो भी आप सिम्टम्स लें, कंप्लीट सिम्टम, उसमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कोमिटेंट्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप कि भाई हमने केस चेकिंग में कैसे क्या करना है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप की तरफ, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि पेशेंट ने बताना शुरू किया, है ना, आपने लिखना शुरू, पेशेंट ने बताना शुरू किया और आपने लिखना शुरू किया, और जो है भाई उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया, ठीक है। अब जैसे कि भाई है ना जो है पेशेंट ने बताया कि भाई कि मतलब हेड इंजरी हुई थी डॉक्टर साहब मेरे को, कि हेड इंजरी कब हुई थी, है ना, तो है ना उसने बताया कि डॉक्टर साहब 3 मंथ पहले हुई थी, ठीक है, आपने वो भी लिख लिया। फिर आपने वहां पे मान लो पूछा कि जो है ना कि अच्छा वहां पे जो है मतलब कि मतलब है ना कि सर दर्द भी हो रहा है भाई, हाँ सर दर्द होता है, उसने बोला हाँ डॉक्टर साहब होता है, कि कब बढ़ता है, कि है ना भाई इस टाइम बढ़ता है ना, कि मैं किस तरीके का होता है ना, तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसा लगता है कि सर है ना फटा सा जा रहा है। अब उसने तो बोला कि फटा जा रहा है, अब आप उसको क्या लिखोगे, आपने इंटरप्रेट किया उसको कि हाँ भाई बर्स्टिंग हेडेक है। इस तरीके से भाई आपने सारी चीजें जो है वहां पे उसको लिखा, यानी उसको रिकॉर्ड किया, और उसका जो भी उसने चीज बताई उसका इंटरप्रिटेशन किया, ठीक है। सिंपल सी चीज यही है। जैसा कि सेम चीज आपने जो है एफोरिज्म नंबर 104 में भी पढ़ी होगी। एफोरिज्म 104 क्या था, एफोरिज्म 104 था रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। एफोरिज्म 104 क्या था, एफोरिज्म 104 था रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। कि मतलब ये सारी चीजें 104 में क्या था कि भाई ये जो हम लोग सारी चीजें लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, इस वजह से लिखते हैं कि ताकि जब पेशेंट हमारे पास सेकंड विजिट में आए, ठीक है, ताकि जब पेशेंट हमारे पास सेकंड विजिट में आए तो फिर हमारे पास रेफरेंस के लिए जो है डेटा होता है, रेफरेंस के लिए डेटा होता है, जिसके थ्रू जो है हम लोग है ना ये चीज है ना देख सकते हैं कि भाई किन चीजों में जो है उसको आराम मिला है, कौन सी चीजें बढ़ी हैं, कौन सी चीजों में क्या चेंज हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। भाई मान लो पेशेंट आया सेकंड विजिट के लिए, है ना, तब फिर भाई अब उसमें उसने बताया कि जो है कि मतलब मेरे को इन सिम्टम्स में भाई आराम मिल गया, ठीक है। तो आपने जो है उन इन सिम्टम्स को भाई वहां पे कट कर दिया कि हाँ ठीक है इसमें आराम, इसमें आराम, ठीक है। फिर आपने मार्क कर बचे हुए जो सिम्टम्स थे अब, है ना, वो आपने फिर मार्क कर दिए कि ये सिम्टम्स तो चले गए, ये सिम्टम्स जो है अब रह गए हैं। फिर ठीक है, कोई मान लो अगर पेशेंट के अंदर कोई नया सिम्टम आया, मान लो पहले नहीं था, वो बता रहा है कि डॉक्टर साहब जब से आपसे दवाई लेके गया हूँ तब से है ना ये से पहले मेरे को ये दिक्कत नहीं होती थी, अब तो मेरे को ये भी दिक्कत होने लगी है। तो वो भी आपने फिर है ना जो है मार्क कर लिया कि कोई न्यू सिम्टम अगर आया तो, ठीक है। तो ओवरऑल इसी चीज के लिए जो है वहां पे हम लोग है ना रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। तो दूसरा स्टेप भी हम लोगों ने देख लिया कि जो था हमारा रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है हमारा क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम, यानी कि एनालिसिस करना उसका, ठीक है। क्लासिफिकेशन की जैसे कि हम लोग देखो ये चीज हम लोग जानते हैं कि सिम्टम्स को जो है हमने उसमें भी पढ़ रखा था सिम्टोमेटोलॉजी में, कि सिम्टम्स को हम लोग सबसे ब्रॉडली है ना दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, कि मेंटल सिम्टम्स एंड फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है। मेंटल्स में तो आपको मालूम ही होगा, है ना, कि मेंटल्स में भाई किस माइंड से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स आते हैं वो सारे के सारे है ना मेंटल सिम्टम्स में आते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि मेंटल में हमेशा जनरल सिम्टम्स मिलते हैं, मेंटल में कभी भी पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं मिलते, ठीक है। ओके, देन फिर हम बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स की, ठीक है। तो फिजिकल सिम्टम्स में दो तरीके के सिम्टम्स मिल जाते हैं, एक तो मिल जाते हैं जनरल्स एंड एक मिल जाते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। जनरल सिम्टम्स वो होते हैं जो कि फिजिकली पूरी एक मतलब
कंप्लीट बॉडी को जो है वहां पे इफेक्ट करते हैं, तो वो जो आते हैं हमारे फिजिकल जनरल। ठीक है। एंड दूसरे टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं हमारे पर्टिकुलर सिम्टम्स। पर्टिकुलर सिम्टम्स किसी पर्टिकुलर पार्ट को जो है इफेक्ट करते हैं, वो आ जाते हैं हमारे पर्टिकुलर सिम्टम्स में। ठीक है। अब इतना तो बेसिक सी चीज है, आपने इतना सिम्टोमोलॉजी में पढ़ा होगा कि भाई जनरल क्या चीज होती है और पर्टिकुलर क्या चीज होती है, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा कीजिएगा। ओके। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम क्लासिफिकेशन जो होता है वो ब्रॉडली तीन उसमें करते हैं। ठीक है। यानी कि और तीन पार्ट्स में, मेंटल, फिजिकल एंड पर्टिकुलर। ठीक। मेंटल, फिजिकल एंड पर्टिकुलर। मेंटल में भी जो है दो तरीके से हम लोग है ना, दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे कॉमन, मेंटल में कॉमन सिम्टम, और एक होते हैं मेंटल में अनकॉमन या फिर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि है ना मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब अनकॉमन सिम्टम्स वो होते हैं, अनकॉमन सिम्टम्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको ऑलरेडी पता होगा कि जिन सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग है ना पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। ठीक है। देन फिर बढ़ते हैं हमारे फिजिकल सिम्टम्स की तरफ। फिजिकल में भी है ना दो तरीके के होते हैं, वही कॉमन है ना, एक कॉमन फिजिकल सिम्टम्स और एक होते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। ठीक है। तो कॉमन का तो वही है, कॉमन ही है ना। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वही चीज आ जाती है कि ऐसे फिजिकल सिम्टम्स है ना जो कि इतने कैरेक्टरिस्टिक थे कि जिनके बेसिस पे हम लोग है ना पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर सके, वो आ जाता है हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। सेम वही चीज होता है कि भाई हमारे पर्टिकुलर सिम्टम्स, पर्टिकुलर में भी वही है दो पार्ट्स में, एक कॉमन और एक कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर। ठीक है। तो आई होप मुझे इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। देन फिर है ना इसमें थोड़े से एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना समझाने के लिए कि भाई मेंटल सिम्टम्स में क्या क्या आ जाता है। मेंटल सिम्टम्स वही जो हमारे माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, लाइक लव, हेट, डिजायर, अवर्जन एक्सेट्रा है ना। तो वो सारे के सारे आ जाते हैं भाई हमारे मेंटल सिम्टम्स में। ठीक है। और थोड़ा सा इसमें आगे ये चीज है ना समझाया हुआ है कि भाई जनरल और पर्टिकुलर में मतलब है ना, जनरल और पर्टिकुलर किस तरीके से हम लोग है ना देखते हैं। अब मान लो आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है, वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। ठीक है। तो ये क्या है, उसमें क्या आया, आई। मुझे, उसने बोला क्या, मुझे बचा लीजिए, यानी मुझे, यानी आई, यानी वो एक पूरा एक जनरल है ना, एक पूरा मतलब सेल्फ को लेके बोल रहा है। तो ये एक तरीके का जनरल सिम्टम हुआ। ठीक है। और वहीं पे मान लो आपके पास एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पैर को बचा लीजिए। यहाँ पे उसने क्या कीवर्ड यूज किया, यहाँ उसने कीवर्ड यूज किया मेरे, यानी माई। ठीक है। तो जहां पे भी मेरे आ जाता है ना, कि मेरे इस चीज को, मेरी इस चीज को, तो वहां पे जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर चीज को डिनोट करता है, तो वो आ जाता है हमारा पर्टिकुलर सिम्टम। ठीक है। सिंपल सी चीज ये है। ओके। देन फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि है हमारा इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम। ठीक है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने है ना ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ है ना फिर से। देखो इवेल्युएशन में क्या होता है कि हम लोग है ना सिम्टम्स को वैल्यू देते हैं। ठीक है। यानी कि जो है भाई सिम्टम्स को वैल्यू देते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है ना वहां पे तय करते हैं, तो वो आता है हमारा सारा का सारा इवेल्युएशन में। ठीक है। अब इवेल्युएशन के जो है डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब है ना डिफरेंट डिफरेंट फिजिशियंस थे है ना, और उनके अलग अलग मेथड थे। ठीक है। जैसे हैनीमैन, इवेल्युएशन में हैनीमैन का मेथड अलग था इवेल्युएशन का, केंट का मेथड अलग था, गर्थ बोरिक का मेथड अलग था, बोरिंगहसन का मेथड अलग था। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पाइनियर्स थे है ना, उनका मेथड ऑफ इवेल्युएशन जो था वो अलग अलग था। ठीक है। तो ये है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैनीमेनियन मेथड की, कि हैनीमैन ने जो है इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स जो है किस तरीके से बताया था। ठीक है। तो हैनीमैन ने सिम्टम्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया था। एक तो था जनरल सिम्टम्स, ठीक है, और एक था अनकॉमन सिम्टम्स। ठीक है। तो उन्होंने दो टाइप में क्लासिफाई किया, जनरल सिम्टम्स एंड अनकॉमन सिम्टम्स। ठीक है। जनरल सिम्टम्स में किस तरीके से, लाइक हेडेक है, वॉमिटिंग है, इस टाइप में। और अनकॉमन सिम्टम्स में उन्होंने क्या दिया, अनकॉमन सिम्टम्स में लाइक कोराइजा। देखो अनकॉमन सिम्टम्स में उन्होंने क्या दिया, अब देखना। कोराइजा है किसी पर्सन को और उसको रिलीफ मिल रहा है बाय बाथिंग कोल्ड वाटर। अब सिंपल सी चीज देखा जाए अगर, तो किसी को जो कोराइजा होता है ना, तो कोराइजा वाले को तो कायदे में तो अग्रवेशन होना चाहिए कोल्ड वाटर में। लेकिन इस पर्सन में क्या देखने को मिल रहा है कि जो कोराइजा है उसका, उसको एमुलरेशन हो रहा है कोल्ड वाटर से बात करने पे। ठीक है। तो ये काफी एक अनकॉमन चीज आ गई। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक अनकॉमन सिम्टम और ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। ठीक है। सिंपल सी चीज ये। ओके। देन फिर जो है भाई ये कार्डिनल सिम्टम ऑफ द डिजीज। हाँ देखो, और जो है अकॉर्डिंग टू हैनीमैन जो है भाई, उन्होंने जनरल सिम्टम्स को जो है मतलब है ना काफी वैल्यू दी थी। तो हैनीमैन का ये कॉन्सेप्ट था कि भाई जो जनरल सिम्टम्स होते हैं
वो कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज होते हैं, यानी कि डिजीज के जो मतलब है ना बिल्कुल मेन सिम्टम्स होते हैं, है ना, कोर सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे जनरल सिम्टम्स होते हैं। ओके, सिंपल सी चीज यही है। देन फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है और दूसरे मेथड ऑफ इवेल्युएशन की तरफ, जो कि हमारा केंटियन मेथड। ठीक है, केंट ने जो है सिम्टम्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जनरल सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स। ठीक है, जनरल, कॉमन एंड पर्टिकुलर। ठीक, अब जनरल सिम्टम्स में केंट ने क्या रखा था? जनरल सिम्टम्स, केंट के जो जनरल सिम्टम्स है उनका मतलब है कि जो ऐसे सिम्टम्स जो कि पेशेंट को एज अ होल रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो केंट के अकॉर्डिंग भाई यही था कि है ना कि जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो पेशेंट को एज अ होल रिप्रेजेंट करे। ठीक, जनरल सिम्टम्स को भी फिर केंट ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक मेंटल जनरल और दूसरा फिजिकल जनरल। ठीक है, मेंटल जनरल्स की अगर हम बात करें तो मेंटल जनरल्स में हमारे आ जाते हैं लाइक डिजायर है, ठीक है, लव है, हेट है ना, विल है, अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरी है। तो ये सारे के सारे हमारे आ जाते हैं हमारे मेंटल सिम्टम्स। ठीक है, मेंटल जनरल सिम्टम्स। ठीक है, अब जो है फिजिकल जनरल सिम्टम्स, दूसरे पार्ट कौन सा था? दूसरा पार्ट था हमारा फिजिकल जनरल सिम्टम्स। ठीक है, फिजिकल जनरल सिम्टम्स में कैसे, जैसे थ्रस्ट है, हॉट एंड चिली है, एपेटाइट है। हम देखो इसको जनरल क्यों कहा गया है। पहली चीज तो ये है कि जो हमको प्यास लगती है, मेंटल सिम्टम तो माइंड से जुड़े हुए होते हैं, है ना, फिजिकल सिम्टम्स हमारी बॉडी से जुड़े हुए होते हैं। भाई प्यास है, ठीक है, प्यास कैसा है? हम पानी मुंह से तो ही पीते हैं, तो यानी एक फिजिकल चीज है ना। अब प्यास जो है ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे को सिर्फ मेरे मुंह को प्यास लग रही है, मेरे हाथ को ही प्यास लग रही है, मेरे पैर को ही प्यास लग रही है। प्यास तो ओवरऑल लगती है ना, तो थ्रस्ट जो है वही जनरल सिम्टम है। ठीक है, इसी तरीके से हॉट एंड चिली की बात करें अगर, तो हॉट एंड चिली क्या है? ऐसा तो है नहीं कि भाई कि है ना कि सिर्फ भाई मेरे को सिर्फ मेरे सर को ही ठंडी लग रही है, मेरे हाथ को ही ठंडी लग रही है। वो तो पूरी बॉडी को लगती है भाई, सिंपल सी चीज है ये। तो हॉट एंड चिली भी क्या हो गया? ये एक फिजिकल सिम्टम है क्योंकि मेरी बॉडी को लग रहा है, एंड क्योंकि ये एक जनरल सिम्टम है, मेरी पूरी बॉडी उसको है ना अफेक्ट हो रही है, तो वो एक फिजिकल जनरल है। ठीक है, इसी तरीके से देन फिर दूसरा जो टाइप था वो था हमारा कॉमन सिम्टम केंट का। ठीक है, तो केंट के जो कॉमन सिम्टम थे वो एक्चुअल में थे हैनीमैन के जनरल सिम्टम्स, यानी कि जो मास्टर हैनीमैन ने जिन सिम्टम्स को जनरल सिम्टम्स कहा था, केंट ने उन्हीं को ही कॉमन सिम्टम्स कहा। ठीक है, सिंपल सी चीज ये समझिए आप। ठीक है, केंट का फिर वही तीसरा पार्ट वही था सिम्टम्स को क्लासिफाई करने का, जो कि था हमारा पर्टिकुलर सिम्टम्स। ठीक है, अब पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या होते हैं तो वो तो हम सभी है ना जानते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि जो है, मैं ऑलरेडी है ना 2 बार बता चुका हूँ कि पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये है, ठीक है, सिंपल सी चीज ये। ओके, अब जो है हम लोग है ना थोड़ा सा इस चीज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे केंट का जो है एक पॉइंट देखना चाहते हैं कि केंट के अनुसार जो है भाई वहां पे कभी भी कोई भी पेशेंट जो है, मान लो कोई भी पर्सन है, डिजीज्ड पर्सन है, वो होता है, मान लो किसी भी पर्सन को कोई भी डिजीज होती है, तो अकॉर्डिंग टू केंट सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उस पर्सन की जो वाइटल फोर्स जो होती है वो जब डिस्टर्ब होती है, तो क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले क्या चीज इफेक्ट होती है? सबसे पहले उस पेशेंट के इमोशंस इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि मान लो मैं हूं, मैं अभी एक हेल्दी कंडीशन में हूँ, ठीक है, मेरी वाइटल फोर्स एकदम हेल्दी नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर किन किसी भी रीजन की वजह से अगर मेरी वाइटल फोर्स है ना डिस्टर्ब होती है, तो सबसे पहली चीज क्या होगा कि जो मेरे इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सबसे पहला क्या है केंट के अकॉर्डिंग कि कोई भी पर्सन बीमार होगा तो उसके इमोशंस है ना डिस्टर्ब होंगे। फिर क्या होगा? अगर कोई भी पर्सन बीमार होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके जो मेंटल है, उसके मेंटल प्लेन पे उसका इंटेलेक्ट खराब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, फिर दूसरा क्या होगा कि भाई उसका इंटेलेक्ट है वो डिस्टर्ब होगा, है ना, फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा? तीसरे नंबर पे जाके तब कहीं जाके हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखेंगे अकॉर्डिंग टू केंट। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जाके फिर हम लोगों को फिजिकल सिम्टम्स दिखेंगे। फिर क्या है कि भाई अगर अभी भी कंट्रोल नहीं किया गया है, अभी भी अगर हमने उन सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं किया, तब जाके हम लोगों को पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चारों चारों पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू केंट, कि केंट ने बताया कि अगर किसी भी पर्सन की वाइटल फोर्स डीरेंज होती है तो उससे जो सिम्टम्स होते हैं ना वो किस तरीके से, है ना, किस पैटर्न में जो है वहां पे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल चीज ये थी। अब जो हम लोग थोड़ा सा इस चीज पे आगे बात करते हैं कि केंट ने जो है किन सिम्टम्स को ज्यादा वैल्यू दी है। ठीक है, तो जो केंट थे
है ना, केंट ने जो है जनरल सिम्टम्स को काफी वैल्यू दी। ठीक है, केंट का मानना था कि जो जनरल सिम्टम्स हैं वो सर्वोच्च सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो वही चीज है, केंट ने बोला कि जनरल सिम्टम्स आर हायर वैल्यूज देन पर्टिकुलर। ठीक है, तो केंट ने क्या कहा यहाँ पे, केंट ने जनरल सिम्टम्स को प्रायोरिटी दी है, हायर वैल्यू दी है, किसके कंपैरिजन में, पर्टिकुलर सिम्टम्स के कंपैरिजन में। ठीक है, सिंपल सी चीज यही है। तो मेंटल जनरल्स आर हायर वैल्यू देन फिजिकल जनरल्स। ठीक है, पहला तो केंट ने क्या किया कि उन्होंने जनरल सिम्टम्स को ज्यादा वैल्यू दी एज कंपेयर टू पर्टिकुलर। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया, जनरल्स के अंदर भी उन्होंने मेंटल जनरल्स को प्रायोरिटी दी है, मेंटल जनरल्स को हायर वैल्यू दी है एज कंपेयर टू फिजिकल जनरल्स। ठीक है, इतना आप लोग है ना अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ओके। अब जो है आगे एक और पॉइंट है ना, एक पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, जो कि ये है कि केंट के अकॉर्डिंग एग्रीगेशन ऑफ टू पर्टिकुलर सिम्टम्स मेक अ जनरल सिम्टम्स। यानी कि मान लो जो है हमें दो पर्टिकुलर सिम्टम्स अगर हमें मिले, दो सेम तरीके के पर्टिकुलर सिम्टम्स मिलते हैं अगर, तो उनको हम लोग है ना कंबाइन फॉर्म में एक जनरल सिम्टम्स कहेंगे। जैसे कि अब मान लो पर्टिकुलर सिम्टम में मैं ये कहता हूँ कि कोई पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे राइट हैंड में भी दर्द होता है और डॉक्टर साहब मेरे लेफ्ट हैंड में भी दर्द होता है। ठीक है, अब दोनों ही अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर सिम्टम है। क्यों? क्योंकि भाई एक बात कर रहा है राइट हैंड की और एक बात कर रहा है लेफ्ट हैंड की, तो दोनों ही पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। लेकिन क्योंकि जो है अगर दोनों सेम मतलब है ना उसके दोनों हाथों में है, ठीक है, तो हम लोग इसको कंबाइंड फॉर्म में देख के इसको कहेंगे हम लोग जनरल सिम्टम। ठीक है, अब मान लो कोई पेशेंट कहता है कि मतलब है ना डॉक्टर साहब मेरे राइट पैर में भी दिक्कत है और लेफ्ट पैर में भी दर्द हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे भाई कंबाइंड फॉर्म में जनरल सिम्टम्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई ये कहे कि डॉक्टर साहब मेरे जो है भाई राइट हाथ में दिक्कत हो रही है और जो है भाई है ना मेरे मतलब वहां पे राइट मतलब पैर में दिक्कत हो रही है, तो वो हमारा मतलब है ना जनरल में नहीं आएगा। या फिर ये नहीं कि भाई मतलब है ना कोई ये कहे कि मेरे राइट पैर में दिक्कत हो रही है और जो है लेफ्ट हैंड में दिक्कत हो रही है, तो वो हमारा जनरल में नहीं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो इस चीज को। ठीक है, तो वही चीज है कि एग्रीगेशन ऑफ टू पर्टिकुलर सिम्टम्स मेक अ जनरल सिम्टम्स। ठीक है, तो अगर दो पर्टिकुलर सिम्टम्स है ना, और उसमें हम लोगों को सेम मोडालिटी मिल रही है, याद रखना यहाँ पे क्या है, सेम मोडालिटी। जैसे हमने बात की थी ना कि भाई मतलब एक पैर में मतलब वही सेम चीज इधर है कि दर्द इधर भी है दर्द इधर भी है, दर्द सेम चीज से बढ़ रहा है यानी मोडालिटी भी सेम है, तो उसको हम लोग है ना एज जनरल सिम्टम कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर मोडालिटी सेम नहीं है तो फिर हम लोग उसको जनरल सिम्टम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वही चीज है। अब फिर केंट इसी में ही आगे बताते हैं कि मतलब डीपेस्ट मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू केंट। ठीक है, तो जैसे कि केंट ने बोला है जैसे लव है, हेट है, डिजायर है, अवर्जन है ना, ये सारे के सारे जो हैं वो डीपेस्ट मेंटल सिम्टम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और वही चीज है, केंट के अकॉर्डिंग वही वहां पे ये चीज है कि कोई अगर कह रहा है कि आई, या कोई कह रहा है मतलब किसी चीज को बता रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे, वही वाली चीज आ गई ना आई माई वाली, कि मुझे बचा लीजिए, तो वो आ जाता है हमारा जनरल सिम्टम। और मेरे पैर को, मेरे हाथ को, मेरी किडनी को, मेरी आंख को, जहां पे भी मेरे आ जाए या मेरी आ जाए ना, तो वहां पे वो आ जाता है पर्टिकुलर सिम्टम्स। ठीक है, आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थर्ड मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम जो है वो है अकॉर्डिंग टू गर्थ बोरिक। ठीक है, गर्थ बोरिक की अगर हम लोग है ना बात करें, तो गर्थ बोरिक ने जो है ना सिम्टम्स को दो पार्ट में है ना डिवाइड किया है, दो कैटेगरीज में। पहला कैटेगरी है उसका बेसिक और एब्सोल्यूट सिम्टम्स है ना, और दूसरा जो है मतलब वही एक तरीके का कॉमन जैसा है ना, और दूसरा जो है वो है हमारा डिटर्मिनेटिव सिम्टम, वही एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जैसा। ठीक है, तो वही चीज है कि जो डिटर्मिनेटिव सिम्टम होते हैं अकॉर्डिंग टू गर्थ बोरेक जो है वो हेल्प करते हैं किसमें, इंडिविजुअलाइजेशन में, जैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वहां पे करते हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड मेथड, थर्ड ऑफ इवेल्युएशन। फिर अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे मेथड ऑफ इवेल्युएशन की तरफ। ठीक है, और फोर्थ मेथड ऑफ इवेल्युएशन की अगर हम लोग बात करें तो वो आ जाता है हमारा बोनिंग हसन का वहां पे मेथड। ओके, वेट फॉर सेकंड। बोनिंग हसन ने जो थे जो सिम्टम्स जो थे ना उनको और कई सारी है ना 7 कैटेगरीज में जो है वहां पे है ना डिवाइड किया था। एक मिनट में जरा एक चीज और देख लूं बस। बस कुछ वेट फॉर सेकंड, कहाँ हो गया? वेट फॉर सेकंड।
ओके, हाँ, ठीक है। तो गर्थ बोरिक जो थे, गर्थ बोरिक ने जो है ना सिम्टम्स को जो है वो 7 कैटेगरीज में है ना डिवाइड किया था, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स है ना, इसको आपको बिल्कुल है ना बिल्कुल लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड है ना सेम ऐसे ही याद होना चाहिए। 7 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? क्विज, क्विड, यूबी, कुर, क्यूबिस, ऑक्सालिस, कोमाडो एंड क्वांडो, ठीक है। तो वो 7 कैटेगरीज दोबारा से मैं बता दूं आपको, बिल्कुल एज इट इज याद रखनी है। क्विज, क्विड, यूबी, क्यूबिस, ऑक्सालिस, कुर, कोआमाडो, क्वांडो, ठीक है। तो इन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ठीक है। अब देखो क्विज में क्या आता है, ठीक है। क्विज में आता है कि द चेंजेस इन द पर्सनालिटी एंड टेम्परमेंट, यानी कि जो, एक मिनट, वेट फॉर सेकंड, मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो क्विज में क्या आता है, ठीक है। क्विज में जो है हम लोग है ना पेशेंट को लेके जो है ना कि पेशेंट कौन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ना हम वहाँ पे सिम्टम्स रखते हैं, ठीक है। कि पेशेंट जो है भाई, पेशेंट मतलब उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स वहाँ पे, पर्टिकुलर पेशेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर चीजें वहाँ पे रखते हैं क्विज में। जैसे कि पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज, पेशेंट का सेक्स की मतलब मेल है फीमेल है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मतलब उन्होंने इनको वैल्यू दी, ठीक है। कि सबसे पहले जो हम लोग है ना किस चीज को देखेंगे, सबसे पहले हम लोग है ना पेशेंट की पर्टिकुलर चीजों को देखेंगे कि भाई पेशेंट है कौन, उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है ना, एक्स इज इस तरीके की चीजों को वहां पे देखेंगे, ठीक है। देन फिर जो है दूसरा आता है हमारा क्विड। क्विड में हम लोग है ना किस तरीके की चीजें, क्विड में मतलब कि भाई पेशेंट को किस तरीके की डिजीज है, उस डिजीज का नेचर क्या है, उस डिजीज की पेक्युलैरिटी क्या है, ये सारी चीजें जो है हम लोग वहां पे रखेंगे, ठीक है। फिर तीसरा आता है यूबी। यूबी के अंदर हम लोग है ना ये चीज देखेंगे कि सीट ऑफ द डिजीज क्या है, ठीक है। सीट ऑफ द डिजीज मतलब यानी कि डिजीज जो है मतलब है ना कहाँ पर प्रेजेंट है, किस पार्ट में प्रेजेंट है, ये सारी चीजें जो है वहां पे रखेंगे, ठीक है। फिर चौथा हमारा आ जाता है कर। कर में हम लोग जो है रखेंगे कि है ना कि कॉज ऑफ द डिजीज क्या है, कि डिजीज जो है भाई वो क्यों हुई है, मतलब क्या रीजन था डिजीज के होने का, ठीक है। फिर पांचवा जो है हमारा वो है हमारा क्यूबिस ऑक्सालिस, ठीक है। क्यूबिस ऑक्सालिस में जो है हम लोग एसोसिएटेड फैक्टर जो है वहां पे, या कॉन्कोमिटेंट हम लोग कह सकते हैं, वो रखेंगे वहां पे, ठीक है, डिजीज से रिलेटेड। फिर आता है सिक्स हमारा आता है कोमाडो, ठीक है। कोमाडो के अंदर हम लोग जो है मोडालिटीज को रखेंगे, ठीक है। कोमाडो के अंदर हम लोग किस चीज को रखेंगे, मोडालिटीज को। एंड सेवेंथ आता है हमारा क्वांडो। क्वांडो के अंदर हम लोग है ना क्या चीज लिखेंगे या क्या चीज देखेंगे, टाइम को है ना देखेंगे कि टाइम फैक्टर क्या था उसकी है ना पेशेंट की डिजीज में, इस तरीके से, ठीक है। तो जो बोनिंग हसन जो थे, बोनिंग हसन ने जो है 7 कैटेगरीज जो थी वहां पे फॉर द इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स जो है यहाँ पे बनाई थी। तो वो ये थी, क्विज, क्विड, यूबी, कर, क्यूबिस ऑक्सालिस, कोमाडो, क्वांडो, ठीक है। ये आपको एज इट इज मतलब है ना याद होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी चीज ये है। देन फिर जो है हम लोग है ना वहां पे अपनी नेक्स्ट उसी तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा हॉल, ठीक। देन फिर हम लोग है ना नेक्स्ट जो हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि है हमारा रिपैट्राइजेशन में फोर्थ पॉइंट, जो कि था हमारा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में मैंने बता ही दिया था कि भाई पेशेंट ने आपको अपनी डिजीज की सारी दिक्कतें बता दी, आपने उनको नोट कर लिया, समझ लिया। अब जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने सुना है, उससे आप क्या समझे हैं, है ना, और पेशेंट को क्या बताना है, वो सारी चीजें आ जाती है हमारी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि अप्रोच नंबर 4 में भी ये चीज कह रखी है कि if he knows what cause what causes disease and how to remove them, है ना, then he is a preserver of health, ठीक है। अगर फिजिशियन को ये चीज पता होगी कि भाई मतलब है ना डिजीज क्यों हुई है, किसकी वजह से हुई है, और उसको कैसे रिमूव करना है, अगर ये सारी की सारी चीजें उसको पता होंगी, उसको इन चीजों की नॉलेज होगी, तभी फिजिशियन जो कहलाएगा प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहलाएगा। सिंपल सी चीज ये सारी है ना। दूसरी चीज ये भी है कि भाई प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ की, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ ये नहीं होता कि भाई उसको डिजीज होने से बचाना है। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ मतलब डिजीज हो गई अब उसको ठीक कर देना, सिर्फ इतना ही प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ नहीं होता। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ ये होता है कि डिजीज होने ही ना दे, ठीक है। अभी जो दिक्कत है उसको कि भाई हाँ ठीक है, इसके लिए तो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन इन इन चीजों का ध्यान रखना, है ना, ताकि ये डिजीज तुमको दोबारा ना हो पाए, यानी कि जो फिर हेल्थ है तुम्हारी प्रिजर्व है, ठीक है। सिंपल सी चीज यही है। देन फिर बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ है ना स्टेप की तरफ ऑफ रिपेट्राइजेशन, जो कि था हमारा इरेक्टिंग टोटालिटी या फिर केस सिंथेसिस, ठीक है। अब इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, इसमें ये जो है भाई
पेशेंट आएगा, पेशेंट हमको ढेर सारे सिम्टम्स बताता है, ठीक है, लेकिन हमको तो उसको इंडिविजुअलाइज करना है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि है ना, कुछ सिम्टम्स को लेते हैं, कुछ सिम्टम्स को लेते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स से जो है भाई, है ना, हम बनाते हैं उसकी टोटालिटी। ठीक है, सिंपल सी चीज यही है। और उसी टोटालिटी के बेसिस पे फिर वहां पे बनती है हमारी पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। ठीक है, अब मुझे इतना तो समझाने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी भाई, टोटालिटी क्या होती है या पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज क्या होती है। ये तो बेसिक सी चीज है जो कि आपने ऑर्गेनिज्म में पढ़ी ही होगी। ठीक है, तो वो चीज है। फिर आते हैं हमारे सिक्स्थ स्टेप की तरफ। सिक्स स्टेप होता है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी, कि मतलब भाई अब रिपर्टरी कौन सी हम लोग सेलेक्ट करें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारे केस में हम लोगों को जनरल सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे हैं तो हम लोगों को केंट की रिपर्टरी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे केस में हम लोगों को पर्टिकुलर सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे हैं तो हम लोग, है ना, बोनिंगसन थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक यानी बीटीपीबी का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे केस में हम लोगों को पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि अब कोई कहेगा कि बॉस पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या। अब मान लो जो है कोई पर्सन आ रहा है, वो मेरे को बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे को पार्किंसन डिजीज है ना, या मेरे को ये वाली दिक्कत है, मेरे को ये मतलब पैथोलॉजिकली चीज है ना वहां पे बता रहा। तो फिर जो है भाई वहां पे कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन बता रहा है, डिजीज का नेम बता रहा है, तो वहां पे उन कंडीशंस में जो है वहां पे हम लोग जो है किस तरीके की रिपर्टरी यूज करेंगे, बोगर की रिपर्टरी, बीबीसीआर या बीसीआर यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है कि अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग है ना हम लोग वहां पे रिपर्टरी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिक्स स्टेप। अब आता है हमारा सेवेंथ स्टेप। सेवेंथ स्टेप क्या है कि रिपर्टोरियल रिपर्टरी हमने यूज कर ली, उसमें से देख ली, है ना। अब हमने बनाया रिपर्टोरियल रिजल्ट। अब रिपर्टोरियल रिजल्ट कैसे बनाते हैं, देखो, हमने जो थे, मान लो जो पेशेंट ने हमें मतलब है ना सारी की सारी केसिंग दी थी, मान लो हम लोगों के पास पहले ढेर सारे, मान लो 50 सिम्टम थे। 50 सिम्टम में से हमने 6 सिम्टम निकाल लिए कैरेक्टरिस्टिक, है ना, और उन 6 सिम्टम ये बन गया, फिर ये जो 6 सिम्टम हमने निकाले ये बन गई हमारी टोटालिटी, जिससे हम लोग पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बना सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या हम लोग, हमने इन 6 सिम्टम्स के बेसिस पे जो है रूब्रिक्स बनाए, इन 6 सिम्टम्स के बेसिस पे रूब्रिक्स बनाए, और क्या किया हमने वहां पे रिपर्टरी के अंदर देखा। ठीक है, इन 6 सिम्टम्स के बेसिस पे हमने रूब्रिक्स बनाए, है ना, और फिर जो है हमने हमारे केस के अकॉर्डिंग रिपर्टरी देख ली, और फिर है ना उस रिपर्टरी में देखा। ठीक है, अब जो है भाई रिपर्टरी खोली हमने, है ना। अब मान लो हमने कोई सी भी रिपर्टरी खोल ली, मान लो हमने बीटीपीबी खोल ली। ठीक है, बीटीपीबी खोली जब हमने, तो फिर हम लोग बीटीपीबी में क्या करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि भाई हेडेक किस चैप्टर में मिलेगा, कोराइजा किस चैप्टर में मिलेगा, कोलिक किस चैप्टर में मिलेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज वाला चैप्टर कौन सा है ना, कोल्ड मतलब अग्रवेशन टू कोल्ड ये किस में आएगा, थ्रस्टी है ये किस में आएगा, मतलब ये सिम्टम्स हम लोगों को, ये रूब्रिक्स हम लोगों को कौन से चैप्टर में मिलेंगे, वो चैप्टर में वहां पे हम लोग खोलेंगे और देखेंगे। ठीक है, उस चैप्टर को जब खोलेंगे और देखेंगे, फिर उसके बाद जो है मान लो हेडेक का है, ठीक है, हेडेक पे मान लो कि कोई भी की हेडेक इस टाइम बढ़ रही हो, तो हेडेक वाला जो रूब्रिक है ना, उस पे मान लो हम लोगों को मतलब, अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये सारे सिम्टम्स थे। ठीक है, इन सारे सिम्टम्स के जब आपने रूब्रिक्स देखने शुरू किए, तो फिर आपको एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन देखने को मिली। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको ये 3 मेडिसिन ऐसी मिली कि जो है वो इन सारे सिम्टम्स को, इन सारे सिम्टम्स के जो रूब्रिक है उसमें वहां पे कॉमन मिल रही थी। ठीक है, तो आपने ये चीज वहां पे देख लिया। ठीक है, तो आपने जो है इन तीनों मेडिसिन को एक अलग जगह लिख लिया कि भाई पल्सेटिला मिली हमें, ब्राइनिया मिली और नाट्रम्यूर मिली, जो इन सारे सिम्टम्स को भाई वहां पे कवर कर रही है। ठीक, अब ये है। अब फिर हमने वहां पे उसमें क्या देखा, अब हमने उसमें ये देखा कि जैसे कि हमने सिम्टम्स कितने लिए, हमने अब उसकी वहां पे जो है ना रिपर्टोरी रिजल्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं मार्क्स के फॉर्म में। ठीक है, हमने सिम्टम्स कितने लिए, हमने सिम्टम्स लिए 6, 6 सिम्टम्स लिए थे। ठीक है, तो अब 6 सिम्टम्स में से जो है कितने सिम्टम्स को जो है ये पल्सेटिला कवर कर रही है, पहले हम लोग ये देखेंगे, है ना। मान लेते हैं हमने 6 सिम्टम लिए और पल्सेटिला जो है 6 के 6 सिम्टम्स को वहां पे है ना कवर कर रही थी, तो हमने लिखा, नीचे लिखा 6। ठीक है, नीचे हम लोग वो चीज लिखते हैं जितने सिम्टम्स को कवर कर रही है, जितने सिम्टम्स होते हैं टोटालिटी में वो नहीं लिखते, टोटालिटी के कितने सिम्टम कवर कर रही है मेडिसिन जो है वो लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने देख लिया कि ठीक है पल्सेटिला जो है टोटालिटी में से 6 सिम्टम्स को कवर कर रही है। ठीक है, अब वो 6 सिम्टम जो है कितने मार्क्स कितने मिल रहे हैं, मार्क्स का मैं ये चीज थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि क्या रहता है कि
हर एक जो है मतलब है ना जो जिसने भी रिपर्टरी जिसकी भी आप रिपर्टरी यूज कर रहे हैं, उसने अलग अलग तरीके के मतलब है ना ग्रेड्स दिए हुए हैं, ठीक है, ग्रेडिंग की हुई है। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लाइक किसी ने बोल्ड इटैलिक रोमन है, तो भाई बोल्ड को ज्यादा नंबर मिले हैं, कितने ज्यादा नंबर मिले हैं, इटैलिक को इतने नंबर मिले हैं, है ना, और रोमन वाली को इतने नंबर मिले हैं, इस तरीके से। तो जो है हम लोग है ना ऐसे ऐसे करके भाई मतलब वहां पे जितने भी मार्क्स उसको मिलते हैं, है ना, तो वो फिर हम लोग भाई यहाँ पर है ना लिखते जाते हैं कि मतलब ठीक है, इस मेडिसिन को जो है इतने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि आपने जो है वहां पे मतलब है ना पढ़ रखा होगा ऑर्गेन में शायद, है ना, कि मतलब कितना कितना रहता है, कितना मार्क्स, कौन सी मतलब ग्रेड का कितना मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो मैं एक बार को रुक जाऊँ, मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि साथ के साथ में ये ना चीजें कवर हो जाए, ठीक है। तो बस एक मिनट रुकना। वेट फॉर सेकंड। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मान लो केंट के ही ऊपर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग केंट की बात कर देते हैं, ठीक है। अब केंट ने जो है, मान लो केंट की रिपर्टरी है, मैं एक बार आपको केंट की रिपर्टरी दिखाता हूँ, ये रही, ठीक है। ये मान ले हैं, ये है केंट की रिपर्टरी। अब ये केंट की रिपर्टरी का वैसे तो माइंड चैप्टर खुला हुआ है, ठीक है। अब देखो केंट ने जो अपनी रिपर्टरी में तीन ग्रेड्स ऑफ सिम्टम दिए थे, ठीक है। बोल्ड, जो कि ये रेड वाले हैं, इटैलिक्स, जो कि ये इधर वाले ब्लू वाले हैं, और रोमन, रोमन वाले, जो कि मतलब जो है मतलब सॉरी, मतलब जो है मेडिसिन को तीन ग्रेड्स में, बोल्ड, इटैलिक्स और रोमन, रोमन में ये सिंपल वाले है ना, ठीक है। तो जो बोल्ड वाले थे, बोल्ड वाले जो मेडिसिन थी, उनको केंट ने जो है फर्स्ट ग्रेड ऑफ मेडिसिन बोला, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड ऑफ मेडिसिन होती है बोल्ड वाली, और इनको तीन नंबर दिए, तीन नंबर, मतलब जो है इन्हों मतलब है ना इस मेडिसिन को दिए। मान लेते हैं जैसे ये वाला रूब्रिक है, अमोरस, अमोरस तो नहीं, एंगर ले लेते हैं, ठीक है। एंगर इरेसिबिलिटी, ठीक है, एंगर इरेसिबिलिटी ये वाला रूब्रिक है। अब इस रूब्रिक में जो है ये जो मेडिसिन है एकोनाइट, है ना, इसको कितने जो है ये कैसा है बोल्ड में, ठीक है, यानी इसको जो है तीन नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसको कितने नंबर मिले, तीन नंबर मिले, ठीक है। और एपिस है, एपिस मान लो जो है ये किस में है, और इटैलिक्स में, है ना। तो जो इटैलिक्स में जो है उसको केंट ने सेकंड ग्रेड ऑफ सेकंड ग्रेड में रखा है, ठीक है। और इसको कितने मार्क्स दिए, दो मार्क्स दिए, ठीक है। और ये वाले जो होते हैं जो प्लेन इसमें लिखे होते हैं, तो ये कहलाता है हमारा रोमन, ठीक है। तो रोमन वाली जो मेडिसिन है उनको केंट ने थर्ड ग्रेड में रखा है, और इनको सबसे कम मार्क्स मिले, एक मार्क्स मिले, ठीक है। उसी तरीके से भाई हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हुए अब आगे समझना है, ठीक है, मैं जो समझाने की अब मैं कोशिश करूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पल्सिटिला है, ठीक है। पल्सिटिला ने जो है इस रुब्रिक के अंदर भी मान लो जो है कुछ सिम्टम कवर किए, है ना, इसमें भी। तो हम लोग सारे जो है ना ग्रेड्स के अकॉर्डिंग फिर उनके नंबर्स जो होते हैं ना कि टोटल कितना नंबर आया, टोटल नंबर जो उसने मतलब है ना 14 नंबर जो है स्कोर किए, ठीक है। यानी ये सारे देखो, पल्सिटिला जो है वो ये सारे रुब्रिक्स कवर कर रही है, और इन सारे रुब्रिक्स को अगर हम देखें तो टोटल नंबर कितने मिल रहे हैं उसको, पल्सिटिला को, पल्सिटिला को मिल रहे हैं 14 मार्क्स, ठीक है। अब ब्राइनिया की बात करें, ब्राइनिया जो है इस छह में से पांच सिम्टम्स को कवर कर रही है, टोटालिटी के छह में से सिर्फ पांच सिम्टम्स को ही कवर कर रही है, और इसको लेकिन मार्क्स कितने मिल रहे हैं, इसको मार्क्स मिल रहे हैं 12, ठीक है। अब कैसे मार्क्स का वो मैं थोड़ा आइडिया दे चुका हूं, तो आप थोड़ा दिमाग लगाना उस चीज पे, है ना। नहीं तो जो है इस चीज को हम बाद में भी पढ़ेंगे, तो अभी स्टार्टिंग है। तो ये है नाट्रम्यूर है, नाट्रम्यूर छह में से कितने सिम्टम्स कवर कर रही है, नाट्रम्यूर सिर्फ छह में से तीन सिम्टम कवर कर रही है, ठीक है। और इसको कितने मार्क्स मिले, इसको मार्क्स मिले हैं सात, सिर्फ सात मार्क्स मिले हैं। यानी कि किसी को मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी थ्रस्टी ले लेते हैं, है ना, या कोई भी ले लेते हैं, मतलब इससे हेडिक ले लेते हैं, मतलब हेडिक में तीन नंबर मिल गए इसको, मतलब है ना, और इसको कुराई मतलब ऐसी करके। अब क्योंकि बहुत सारा टाइम चला जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि है ना कि हर छोटे छोटे पॉइंट को इतना ज्यादा मैं अभी से ही है मतलब घसीटूंगा ना, एक्सप्लेन करता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये चीज कायदे में आगे की है जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। और टाइपोग्राफी है ना वो सब चीजें पढ़ाऊंगा तब की है।
ठीक है, तो इससे एक बेसिक आइडिया लेकिन आपको हो गया होगा कि नीचे की साइड कितना क्या रखते हैं, कि नीचे की साइड वो रखते हैं हम लोग जो टोटालिटी में कितना सिम्टम कवर कर रहा है वो रखते हैं, और ऊपर की तरफ कितने मार्क्स उसको मिल रहे हैं वो रखते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। और इसी के बेसिस पे फिर हम लोग जो है भाई वहां पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन जो है सिमिलिमम है। अब देखो ये है, ये भाई मतलब है ना 14 मार्क, ये 6 के 6 सिम्टम कवर कर रही है और इसके मार्क्स भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोस्त। तो यहाँ पे जो हम लोग है ना सिमिलिमम होगी हमारे अकॉर्डिंग, रिपर्टरी के अकॉर्डिंग, वो ये होगी, ये पल्सिटिला, और हम लोग पेशेंट को पल्सिटिला प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो वही है। अब एट्थ पॉइंट आ जाते हैं, हमारा एट्थ स्टेप। एट्थ स्टेप हमारा था एनालिसिस एंड प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो भी हमने रिपर्टरी का ये भाई हमने क्या किया कि सारा रिपर्टरी में देख भी लिया, फिर हमने उसको जो है लिख भी लिया, ये हमारा डेटा लिख लिया फाइनल रिपर्टोरियल रिजल्ट। अब रिपर्टोरियल रिजल्ट को फिर हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक है, तो वही चीज है कि हाई ग्रेड रेमेडी इज सिलेक्टेड। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हाई ग्रेड वाली रेमेडी जो होगी, ठीक है, यानी कि इसमें इसके इसमें ये वाली दिख रही है कि भाई इसको 6 के 6 सिम्टम कवर कर रही है और 14 मार्क्स ज्यादा मार्क्स मिले, तो जो हाई ग्रेड वाली मेडिसिन होगी उसको लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार या हर केस में सिर्फ हाई ग्रेड वाला मेडिसिन जो होगा सिर्फ है ना उसी को ही वहां पे है ना, मतलब वही सिमिलम होगी या वही सिलेक्ट की जाएगी। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी वहां पे हो सकते हैं, कुछ कंडीशन जहाँ पे हम लोग कम वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कब होगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि भाई दो मेडिसिन है और दोनों मेडिसिन को सेम ग्रेड मिले हैं। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि एक मेडिसिन मान लें ये है, इसको भी है भाई, ये भी 14 में से 6 सिम्टम कवर कर रही है, और मान लेते हैं ये नेट्राम्यूर वाली है, ये भी मान लेते हैं ऐसी अंदाजा कि 14 में से 6 सिम्टम ये भी कवर कर रही है। मान लो दो मेडिसिन भाई, अब अब दो आ गई, दोनों की दोनों सेम लेवल पे आ गई, किसको दे, वहां पे देनी तो एक ही है, दोनों को तो दे ही नहीं देंगे ना, ऐसा करेंगे कि मन मर्जी से उठा के दे दिया। तो अगर दो सेम ग्रेड्स में आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ सिम्टम्स को देखेंगे। पीडीएफ सिम्टम्स क्या होते हैं, पीडीएफ सिम्टम्स वो होते हैं जिनको हमने टोटालिटी में नहीं जोड़ा होता है उस टाइम पे। कैरेक्टरिस्टिक तो वो भी होते हैं लेकिन उनको हमने उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे हमने जैसे टोटालिटी में हम लोग कम से कम सिम्टम्स रखते हैं। ठीक है, तो हमने मान ली 5 की बनाई, 6 की बनाई या 10 की टोटालिटी बनाई, है ना, तो कुछ सिम्टम छोड़ दिए, मान लो 11वां 12वां छोड़ दिया, तो वो सिम्टम फिर हम लोग वहां पे देखेंगे। ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं पीडीएफ सिम्टम्स। ठीक है, पीडीएफ सिम्टम क्या होते हैं, जो टोटालिटी में ऐड नहीं होते। तो उन सिम्टम्स को भी है ना फिर कंपेयर करेंगे कि क्या वो सिम्टम जो है, मतलब है ना, उन सिम्टम्स में ये मेडिसिन मिल रही है क्या, या मिल रही है तो जो है कितने ग्रेड उनको, मतलब है ना, जोड़ने के बाद जो है किसका नंबर मतलब है ना, तो मतलब है ना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो वो सिम्टम्स देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है भाई वहां पे हाईएस्ट जो होगा, है ना, हाई ग्रेड वाला होगा उसको दे देंगे। ठीक है, ये है। अब इसके आगे एक और पॉइंट, कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेडिसिन, कई बार मतलब यानी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई मेडिसिन है, मान लो उसको लो ग्रेड मिल रहा है ना, लो ग्रेड मिल रहा है, लेकिन जो है वो कवर कर रही है सिम्टम्स दैट आर नॉट इन टोटालिटी। तो हियर कम्स द नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका। समटाइम्स मेडिसिन गेट लेस ग्रेड बट कवर सिम्टम्स दैट आर नॉट इन टोटालिटी। सो ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो कुछ बार में ऐसा होता है कि हम लोगों को जो है, मान लो ये है, यहाँ पे ये वाला केस लेते हैं, रुक जाओ मैं पहले इसको साफ कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। ठीक है, ओके, कलर भी दूसरा यूज कर लेते हैं। कुछ बार में ऐसा क्या होता है कि कुछ केसेस में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि मान लो ये तो भाई ज्यादा ग्रेड इसको मिल रहे थे, है ना, और जो है भाई है ना इसको जो है थोड़े से, है ना, वहां पे कम मिल रहे थे। ठीक है, इसको ज्यादा मिल रहे थे, इसको कम मिल रहे थे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इन 6 सिम्टम की टोटालिटी, है ना। लेकिन जो है भाई हमें देखने को क्या आया, है ना, लेकिन जो है भाई कुछ सिम्टम ऐसे थे जो कि इस टोटालिटी में नहीं थे, है ना, लेकिन जो है भाई ये मेडिसिन जो है उन सिम्टम्स को भी कवर कर रही है। कुछ सिम्टम ऐसे थे जो इस टोटालिटी में नहीं थे, लेकिन ये जो मेडिसिन है उसको भी जो है वहां पे काफी अच्छे से कवर कर रही है। तो उस केस में जो है हम लोग है ना जो लेस ग्रेड वाली रेमेडी है वो भी वहां पे देंगे। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ कि अगर मान वहां पे, लेकिन ये डिसाइड कैसे करेंगे, वहां पे आपकी नॉलेज ऑफ मटीरियल मेडिका काम आएगी। अब कैसे, देखो
मान लेते हैं कि आपने रिपर्टोरियल रिजल्ट बनाया, वहां पे ये ज्यादा, एक का ज्यादा एक का कम, लेकिन क्या है, रिपर्टोरियल रिजल्ट तो आपने किस पे बनाया, इन 6 सिम्टम्स पे बनाया है ना। मान लो आपने 6 की टोटालिटी ली थी, लेकिन जो है कुछ सिम्टम ऐसे थे जो कि इस टोटालिटी का हिस्सा नहीं थे। लेकिन आपकी क्योंकि मटेरिया की नॉलेज बताती है कि जो है ना भाई, ये जो पेशेंट के जो सिम्टम्स बाकी के बचे हुए थे, वो सिम्टम्स जो है ये वाली मेडिसिन जो है वो कवर कर रही है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, लेस ग्रेड के होने के, और ये सिम्टम है ना, ये उतना कवर नहीं कर पा रही है ना उन सिम्टम्स, तो फिर इसको लेस ग्रेड में होने के बावजूद भी आप जो है इस वाली को जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो वहां पे क्या है, वो आपकी मटेरिया मेडिका की नॉलेज पे डिपेंड करेगा, है ना। सिंपल सी चीज यही है। इसी वजह से कहते हैं कि भाई मटेरिया खाली रिपर्टरी के पढ़े होने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको मटेरिया की जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीजें यही है। ठीक, अब हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं इस चीज पे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आगे और पढ़ेंगे इसको, अब तो यही यही पढ़ना है। ठीक है, अब 8th स्टेप है हमारा एनालिसिस एंड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन जो है, देखता हूँ मैं कितना लंबा है। मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन कवर कर ही देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे, हमने स्टेप्स तो पढ़ लिए कि किन क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिपर्टराइजेशन के। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन, यानी कि क्या कौन कौन से मेथड होते हैं रिपर्टराइजेशन करने के। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं ओल्ड मेथड। ठीक है, सबसे पहला कौन सा देखते हैं, ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड जो है इसको प्लेन पेपर मेथड भी कहा जाता है और क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब इसमें देखो, इसको प्लेन पेपर मेथड क्यों कहा जाता है, इसमें क्या होता है ओल्ड मेथड में, हम लोग एक पहले क्या करते थे कि हम पेपर ले लेते थे, मान लो जैसे खाली A4 शीट है। ठीक है, खाली एक A4 शीट ले ली, पेशेंट की केस चेकिंग, सारे सिम्टम नोट किए, और फिर जो है उसी पेज पे ही हम लोग है ना उसका रिपर्टराइजेशन करने लगे। ठीक है, खाली पेज पे ही, उसी पेज पे हम लोग है ना उसका सिम्टम्स का फिर रिपर्टराइजेशन करने लगे। ठीक है, अब क्योंकि जो है इस केस में प्लेन पेपर में रिपर्टराइज करते थे, तो इसी वजह से इसको कहा जाता था प्लेन पेपर मेथड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, प्लेन पेपर मेथड। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने सिम्टम्स ले लिए कि भाई कोराइजा है, क्रॉनिक है, हेडेक है, फ्रंटल हेडेक है, इंडिफरेंट है, डिस्पेयर है, उसके अंदर बर्निंग इन सोल्स है। ये सारे सिम्टम्स क्या किए कि हमने भाई यहाँ से पेशेंट ने बताए, हमने यहाँ से यूं करके एक 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 करके जो भाई हमने यहाँ पे पेशेंट के सिम्टम्स लिखना शुरू कर दिए। ठीक, लिखने के बाद फिर क्या था कि हमने यहीं पे ही है ना फिर उसके कुछ सिम्टम्स की टोटालिटी बना ली, फिर है ना रिपर्टरी खोली, और रिपर्टरी खोल के वो सारा का सारा जो है जो भी रिपर्टोरियल रिजल्ट भी यहीं लिख लिया, और फिर है ना इसी पे ही है ना फिर बाकी काम कर लिया, है ना, फिर उसी का एनालिसिस और वो सारी चीजें करके, मतलब है ना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब का सब इसी पेज पे ही कर लिया। तो ये कहलाता है हमारा प्लेन पेपर मेथड। ठीक है, पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता ये। ठीक है, ओके। ओल्ड मेथड में भी ये जो प्लेन पेपर मेथड था, उसके अंदर जो था दो मेथड्स यूज होते थे फॉर रिपर्टराइजेशन। ठीक है, पहला था अग्रीगेशन मेथड। ठीक है, या फिर ये एक साइंटिफिक मेथड है ना कहा जाता था। दूसरा होता था हमारा एलिमिनेटिंग मेथड। ठीक है, ओके। तो अग्रीगेशन मेथड में क्या होता था, अग्रीगेशन मेथड में सारे के सारे सिम्टम्स लिखे जाते थे। अग्रीगेशन क्या होता है, अग्रीगेशन होता है कलेक्शन। अग्रीगेशन क्या होता है बच्चों, कलेक्शन। यानी कि मान लो पेशेंट ने हम लोगों को बताए 50 सिम्टम, तो हमने क्या किया कि 50 के 50 सिम्टम उस प्लेन पेपर पे लिख लिए, है ना। पेशेंट ने बताया 50 सिम्टम, तो हमने 50 के 50 सिम्टम इस पेज पे लिख लिए, और फिर है ना उसका रिपर्टाइजेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो कहलाया हमारा अग्रीगेशन मेथड। लेकिन ये तो बहुत लंबा थोड़ा और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड है। ठीक है, तो इस वजह से इसको इतना ज्यादा मतलब नहीं यूज किया जाता था। फिर आया दूसरा हमारा एलिमिनेटिंग मेथड। दूसरा मेथड होता था प्लेन पेपर में भी करने का, एलिमिनेटिंग मेथड। अब एलिमिनेटिंग मेथड जो है बच्चों थोड़ा ज्यादा आसान था और अच्छा था। क्यों, उसमें क्योंकि क्या था कि सिर्फ वही सिम्टम्स जो है पेपर पे लिखे जाते थे जो कि पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर सके। यानी कि मान लो पेशेंट ने तो हमको 50 बता दिए, हमने लेकिन लिखे कितने, सिर्फ हमने उसमें से 10 कैरेक्टर से सिम्टम चूज कर लिए, और जो है उनको वहां पे लिख लिया। ठीक है, बाकी के सिम्टम्स हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो
वही है, ये छोटा है, आसान है, ठीक है। तो ये जो मेथड दिया था वो दिया था एमएल टाइलर ने, ठीक है। ये आज के दिनों में भी है ना ये वाला मेथड यूज किया जाता है, ठीक। तो ये तो था हमारा ओल्ड मेथड। अब हम लोग है ना बात करते हैं न्यू मेथड ऑफ रिपटराइजेशन की, है ना, न्यू मेथड की या मॉडर्न मेथड की, ठीक है। आज के मॉडर्न मेथड यानी जो आज के टाइम में हम लोग यूज करते हैं वो है न्यू मॉडर्न मेथड में क्या आया फिर, रिपर्टोरियल शीट मेथड, क्योंकि प्लेन पेपर वाले में तो बहुत टाइम लगता था, फिर वो आया रिपर्टोरियल शीट मेथड। रिपर्टोरियल शीट क्या होता है मैं चाहूंगा कि आप गूगल करें। रिपर्टोरियल शीट क्या होता है कि एक शीट होती है, जैसे A4 साइज की मान लो एक शीट है ना, वो आपको दे दी गई। अब उसमें क्या रहता था कि अलग अलग कॉलम्स बने होते थे, ठीक है। जैसे ये वाला कॉलम है, यहाँ पे आपको रुब्रिक्स लिखने होते थे, ठीक है। ये वाला कॉलम है, यहाँ पे आपको रुब्रिक्स लिखने होते थे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है सिम्टम्स लिखने होते थे, यहाँ पे रुब्रिक्स लिखते थे। यहाँ पे मान लो आपने टोटालिटी लिख ली, कि मान लो आपने जितने भी सिम्टम्स का वो कि एक सिम्टम, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, वो लिख ली, मान लो पांच ले लिए, ठीक है। पांच सिम्टम ले लिए। अब पांच सिम्टम्स के जो है मतलब बिल्कुल अच्छे करेक्टरिस्टिक सिम्टम ले ली। फिर आपने क्या किया कि उनके रुब्रिक्स यहाँ लिख लिए, ठीक। अब जो रिपर्टोरियल शीट थी उसमें एक नीचे ऐसा एक कॉलम होता था यहाँ पे, उस कॉलम में क्या होता था कि दवाइयों के नाम लिखे रहते थे, सारी दवाइयों के नाम लिखे रहते थे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लिखे रहते थे। और फिर बगल में ऐसी लंबी लंबी सी लाइनें होती थी, पांच लाइनें होती थी, 1 2 3 4 5, पांच ऐसी लंबी लंबी लाइन होती थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स है ना, कोई पूछेगा कि पांच लाइनें क्यों होती थी बॉस, है ना, 10 क्यों नहीं होती थी, 50 क्यों नहीं होती थी, या दो क्यों नहीं होती थी। तो पांच लाइन इस वजह से थी क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रेड यूज किए गए थे, है ना, वो पांच ही थे, ठीक है। मैक्सिमम जो ग्रेड्स यूज किए गए थे वो भाई पांच ही यूज किए गए थे, ठीक है। सिंपल सी चीज ये थी, ओके। अब लेकिन आपको कई सारे रिपर्टोरियल शीट्स है ना जो भाई ऐसी दिख जाएंगी जिसमें वो 10 हैं यहाँ ऐसे लिखे हुए, वो तो भाई टाइपिंग वाले का वो कितने चाहे बना दे। लेकिन एक स्टैंडर्ड रिपर्टोरियल शीट में पांच ऐसे कॉलम होते थे, ठीक है। सिंपल सी चीज यही थी, क्योंकि पांच वही क्वेज, है ना, तो वहां पे जो है क्योंकि पांच ही ग्रेड्स मैक्सिमम यूज किए गए थे, मतलब है, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे हम लोग वहां पे फिर देखते जाते हैं कि भाई ठीक है, रिपर्टरी में देखते गए कि मान लो वहां पे दिखा कि ये वाला जो रुब्रिक है, मान लेते हैं रुब्रिक नंबर वन। रुब्रिक नंबर वन में जो है एकोनाइट दिखी हमें, है ना, कितने, ठीक है, कि कितने ग्रेड में दिखी, कि दो ग्रेड में दिखी, 2 मार्क्स में दिखी। तो वो हमने लिख लिया कि भाई ये वाली मेडिसिन रुब्रिक टू जो है वो बेलेडोना, रुब्रिक टू में हमें बेलेडोना मिल रही है, कितने मार्क्स में मिल रही है, कि 3 मार्क्स में मिल रही है। ऐसे करके जो है मतलब फिर वो हम लोग जो है वहां पे लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए, इस तरीके से जो है वहां पे मतलब किस ग्रेड में मिले वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिखते चले गए। और फिर फाइनल जो है फिफ्थ लाइन में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो है, हाँ, फिफ्थ लाइन में जो है भाई हम लोग फिर उसका यहाँ पे एक टोटल वोटल करने का होता है, फिर हम लोग उसमें टोटल लिख देते हैं, यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मैं आपको कहूंगा कि एक बार नेट पे इसको जरूर देखिएगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिपर्टोरियल शीट क्या होती है। हो सकता है आपके कॉलेज में देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर तीसरा मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन, तीसरा क्या होता है, तीसरा मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन क्या होता है, वेट फॉर सेकेंड, हाँ। तीसरा मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन होता है कि थंब फिंगर मेथड। थंब फिंगर मेथड क्या होता है, देखो, थंब फिंगर मेथड जैसे कि नाम से पता लग रहा है, थंब और फिंगर यानी उसमें अंगूठे और उंगली का यूज करते हैं। अब जैसे आप मान लो केंट की रिपर्टरी खोलोगे तो उसमें आप क्या देखोगे कि खांचे बन, अब मैं हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि ग्रूव्स, अच्छा इंग्लिश में बोलूँ तो ग्रूव्स बने होते हैं, ठीक है, जिसमें चैप्टर के नेम लिखे होते हैं, ठीक है। तो उस पे क्या रहता है कि भाई ठीक है, हमने मान लो हमें माइंड का चैप्टर देखना था, माइंड के चैप्टर में कोई रूब्रिक देखना था, तो हमने माइंड के चैप्टर पे वहां पे उसमें अपना थंब रखा और उसको खोला, ठीक है। अब फिर वहां पे जो रूब्रिक देखना था हमने वहां पे दिख गया कि ये वाला रूब्रिक यहाँ है, तो जहां पे जो रूब्रिक देखना था उसमें हमने क्या किया कि अपनी वहां पे फिंगर एक फंसा दी, है ना, फिंगर फंसा दी वहां पे। फिर हमने दूसरा रूब्रिक देखना था दूसरे चैप्टर में, फिर जो है वहां पे अपनी दूसरी उंगली फंसा दी, ऐसे कर करके तो हमने किया। लेकिन भाई उंगलियां तो सीमित है ना, तो ये मेथड है ना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, है ना। कब नहीं था उतना ज्यादा इफेक्टिव, जब भाई नंबर ऑफ रूब्रिक्स जो होते हैं हमारे पास ज्यादा हो, ठीक है। सिंपल सी चीज भैया, भाई इतनी कितनी उंगलियां हैं हमारे पास, है ना, तो मुश्किल हो जाता था। तो डिफिकल्ट रहता है ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि भाई दे कैन नॉट इंडिविजुअलाइज एंड कैन नॉट सिलेक्ट रूब्रिक्स, क्योंकि वो ढंग से इंडिविजुअलाइज भी नहीं कर पाते थे और सही से रूब्रिक्स का भी सिलेक्शन नहीं कर पाते थे। तो ये उतना चला नहीं ओवरऑल। फिर है हमारा फोर्थ मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन जो है वो है हमारा कंप्यूटर मेथड, मस्त मेथड, जिसको आज भी ज्यादातर लोग यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेथड में क्या होता है ना कि हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हम लोग रिपर्टराइजेशन करते हैं।
जैसे कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से, रडार हो गया, डॉल्फिन हो गया, आइसिस हो गया, कैनबो हो गया, ऑर्गेनन 96 हो गया, है ना, रडार ओपस हो गया। ये सारे सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग है ना रिपर्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को बस कुछ नहीं करना होता, हम लोगों को रूब्रिक्स होते हैं सॉफ्टवेयर में डालने होते हैं, और सुइटेबल मेथड, सुइटेबल मेडिसिन की जो है हमको लिस्ट वहां पे ओपन हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज वही है, हमने डाले रूब्रिक्स, है ना, और वहां पे जो है ना तुरंत वहां पे जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ने हम लोगों को रिपर्टोरियल रिजल्ट वहां पे भाई दे दिया तुरंत ऐसे करके। तो वो चीज है, इजी पड़ जाता है। फिर फिफ्थ मेथड जो होता है हमारा, वो आता है हमारा ऑडियो विजुअल मेथड, ठीक है। ऑडियो विजुअल मेथड क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, ऑडियो, ये ऑटो नहीं, ये ऑडियो है, ठीक है। ऑडियो विजुअल मेथड यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग है ना, ऐसे नहीं होता कि मतलब है ना फोन पे बोलते हैं कि ओके गूगल है ना शो मी दिस, ओके गूगल शो मी दिस, ओके गूगल शो मी दिस। तो यानी कि हमें उसमें क्या करना होता था, ये भी कंप्यूटर टाइप का ही होता था, कंप्यूटर पे हम लोगों को बोलना होता था, और वो जो क्या था सुन के हम जो चीज बोलते थे वो उसको मतलब है ना शो करता था, उसका फिर ना रिजल्ट्स वगैरह वो सब शो करता था, ठीक है। ग्रुप ऑफ मेडिसिन वहां पे अपेयर हो जाती थी। अब लेकिन क्या था कि जैसे कि होता ये है कि पहली चीज तो ये काफी महंगा है ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि भाई जैसे हम लोग ऐसा होता है कि कई बार हम लोग बोलते कुछ है, टाइप कुछ और होता है, उसी तरीके से इसमें हो रहा था। तो वही वाली चीज हो रही थी कि इसमें काफी गड़बड़ हो रही थी, तो इतना ये फिर चला नहीं, ठीक है। तो इतना ही है हमारा मेथड ऑफ रिपीटराइजेशन में, आगे एक और है ये भी बता देता हूँ। ओके, लास्ट हमारा मेथड ऑफ रिपीटराइजेशन है बीके सरकार ने, बीके सरकार का, ठीक है। बीके सरकार ने मतलब पांच छह मेथड बताए ऑफ रिपीटराइजेशन के अकॉर्डिंग टू बीके सरकार, ठीक है। बीके सरकार ने कितने मेथड बताए रिपीटराइजेशन के, 7 मेथड बताए, ठीक है। सॉरी 7 नहीं, 6 मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड कौन सा था, फर्स्ट मेथड था अकॉर्डिंग टू बीके सरकार कि भाई अगर आपको कंप्लीट सिम्टम मिलेंगे, ठीक है, तो आप फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, यानी कि बोनिंग हसन का मेथड, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट सिम्टम मिलते हैं तो आप बोनिंग हसन के मेथड से जो है भाई वहां पे आप लोग है ना रिपर्टराइज करेंगे, ठीक है ना। फिर सेकंड मेथड क्या बताया था बीके सरकार ने, सेकंड मेथड में उन्होंने बताया था कि अगर आपको जनरल सिम्टम्स ज्यादा मिलते हैं, लाइक मेंटल जनरल्स या फिजिकल जनरल्स, है ना, और पर्ट, है ना, जनरल्स एंड, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। दूसरे मेथड में उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको आपके केस में जनरल सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स, है ना, दोनों की दोनों मिसिंग है, ठीक है, तो फिर हम लोग है ना जनरल एंड पर्टिकुलर बोथ आर लैकिंग, तो हम लोग केंट का मेथड यूज करेंगे। मैं इसमें एक बार स्टूडेंट्स है ना, मैं कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर जो मैं इसको थोड़ा सा मेरे थोड़ा सा मेरे लिए डाउटफुल हो रहा है, तो मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा कि है ना कि मतलब ये अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी या इसमें ये कुछ चेंज होगा तो, ठीक है। अब लिखा हुआ है मेरे को भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर सेकंड मेथड को यहीं छोड़ते हैं, थर्ड मेथड में क्या था, थर्ड मेथड अकॉर्डिंग टू बीके सरकार उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी केस है जहां पे मेंटल्स आर लैकिंग, ठीक है, यानी कि आपको मेंटल सिम्टम्स नहीं मिले, ठीक है, तो फिर जो है आप थर्ड मेथड को जो है वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ मेथड जो है उन्होंने क्या बताया था, फोर्थ मेथड बताया था कि आप अगर मान लो जो है जनरल्स, कोई भी केस है जहां आपको जनरल्स नहीं मिल रहे, ठीक है, जनरल्स सिर्फ और सिर्फ जनरल्स नहीं मिल रहे, ठीक है ना, तो फिर आप जो है प्रिस्क्रिप्शन करेंगे और रेड लाइन सिम्टम्स पे या की नोट प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज ये है। फिफ्थ मेथड जो था, फिफ्थ मेथड उन्होंने बताया था कि ओनली कॉमन सिम्टम्स आर अवेलेबल एंड पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आर अवेलेबल। फिफ्थ मेथड बताता कि अगर आपको किसी भी केस में सिर्फ कॉमन सिम्टम्स है ना और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं तो फिर आप बोगर का मेथड वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। और सिक्स मेथड में उन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू बीके सरकार कि अगर आपको कोई भी नोसोलॉजिकल टर्म पेशेंट आके यूज करता है, कोई बोलता है मेरे को डॉक्टर साहब मेरे को पैरालिसिस है, मेरे को पार्किंसन हुआ है, कोई भी नोसोलॉजिकल टर्म अगर पेशेंट आगे यूज करता है तो फिर आप सिक्स मेथड है ना वहां पे यूज करेंगे, ओके। मैं इसको थोड़ा और क्लियर जो है ना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें थोड़ा और इस चीज को क्लियरिटी बताऊंगा मैं, एक्चुअली में क्योंकि थोड़ा सा मैं भी अभी हल्का सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, और एक्चुअली मेरा अभी बोल बोल के है ना थक चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।